हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक हम लोगों ने नया सीरीज की शुरुआत किया है जिसका नाम है एनसीईआरटी सार संग्रह। ये क्लास 6 से लेकर क्लास जो है कि आपको छठा से 12 तक के जो है कि सभी एनसीईआरटी के प्रश्न इसमें जो है कि क्या किए गए हैं, शामिल जो है कि आपको किए गए हैं। ये महेश कुमार बंडवाल साहब का ये जो है आपको बुक आता है और ये लेटेस्ट संस्करण है। इससे पहले 2024 से जो है कि आपको लेटेस्ट है, ये जो है कि आपको सबसे लेटेस्ट वाला है। और YouTube चैनल पे बहुत सारे जगहों पे वीडियो अपलोड किया जा चुका है, लेकिन 2024 का संस्करण का जो है कि पुस्तक का ये जो है कि पहला चैनल है जिसपे वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। और इसी में हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से, जिसमें पहला वीडियो जो है कि ऑलरेडी अपलोड है हो चुका है। सभी लोग जाकर देख लीजिएगा। आइए आज दूसरे वीडियो की जो है कि आपको शुरुआत करते हैं। दूसरे जो है कि आपको है ना वीडियो का शुरुआत होगा पार्ट 2। आइए, जहां तक हम लोगों ने मौलिक अधिकार तक देखा, ये जो है कि हम लोग आज प्रयास करते हैं डीपीएसपी से जो है कि बातों को रखने का प्रयास जो है कि आपको करते हैं। तो आइए डीपीएसपी के बारे में जानते हैं। डीपीएसपी के बारे में, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इसी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसी पे जो है कि बातों को रखते हुए बातों को बढ़ाते हैं। ये देखिएगा, पहला क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। पहला बोल रहा है इसमें कि आपको कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो इसको भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका मेन रूप से जो है कि मुख्य उद्देश्य जो है कि आपको रहने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, है ना, समावेश जो है कि आपको संविधान के किस भाग से लिया गया है। तो राज्य के नीति सिद्धांत में जो है कि आपको लिया गया है। इसका भाग कौन है, भाग जो है कि आपको 4 है। ठीक ना, भाग 4 है। अगला है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत जो है कि पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है कि आपको राज्य के नीति सिद्धांत या तत्वों के अंतर्गत जो है कि आपको किया गया है। इसी को क्या कहते हैं, डीपीएसपी जो है कि आपको कहा जाता है। डीपीएसपी जो है कि आपको कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। समान आचार संहिता राज्य के नीति तत्वों के ही भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता जो है कि आपको इसके भाग होते हैं। समान आचार संहिता इसके भाग नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता इसके जो है कि आपको भाग है। ठीक ना, इसका क्या होने वाला है, भाग जो है कि आपको होने वाला है। अगले पे आते हैं, जरा देखिएगा, आगे आते हैं। राज्य का नीति निषेध सिद्धांत क्या है। तो वाद योग जो है कि आपको नहीं है, इसको आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार का खनन होता था तो उसको हम लोग न्यायालय में लेके जा सकते थे, लेकिन ऐसी स्थिति राज्य के निषेध सिद्धांत में आपको बिल्कुल भी नहीं होने को है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा क्या बोलते हैं। अगला बोल रहा है कि आपको संविधान के किस जो है कि अनुच्छेद में, है ना, उद्योग के प्रबंधन कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 43 के क में ऐसा जो है कि आपको प्रावधान किया गया है। कैसा में, क में जो है कि ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, क में जो है कि ऐसा प्रावधान किया गया है। आइए, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जो बोलता है कि भारतीय संविधान में, है ना, समान जो है कि कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ये राज्य के नीति सिद्धांतों से जो है कि आपको लिया गया है ना। पुरुषों और स्त्रियों के लिए दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन के जो है कि आपको चर्चा किसमें है, समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा जो है कि आपको राज्य के नीति सिद्धांत में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। राज्य के नीति सिद्धांत में कौन सा जो है कि अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित है। तो अनुच्छेद नंबर 51 जो है ऐसा बोलता है। राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो होने वाला है केटी शाह का जो है कि आपको यह कथन होने वाला है। किसका है, केटी शाह का जो है कि यह कथन जो है कि आपको होने वाला है। अगला आते हैं, देखिएगा अनुच्छेद जो है कि इसमें आपको दिया हुआ है। अनुच्छेद 36 से लेकर स्टार्ट किया है और 51 तक जो है कि आपको इसमें दिया है। 36 क्या बोलता है, आर्टिकल 36 जो है कि आपको बोलता है कि ऐसा नीति निषेध तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा जो है कि आपको किया गया है। 37 बोलता है कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, न्यायालय के में इसमें नहीं ले जा सकते हैं। 38 बोलता है कि लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए जो है कि आपको सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जो है कि आपको व्यवस्था करना है। ये 38 बोलता है। 38 के 2 में क्या लिखा गया है, आय आय की समानता असमानताओं को कम करने के लिए जो है कि प्रयास करना, ये जो है कि आपको बोला गया। अनुच्छेद 39 के काम है समान स्त्री एवं पुरुषों को समान जीविका प्राप्तान साधन प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब कि
स्त्री और पुरुषों को जो है कि आपको क्या होने वाला है, जीविका के लिए जो है कि आपको पर्याप्त साधन को जो है कि प्राप्त करने का अधिकार जो है कि आपको दिया गया है। और 39 के ख में क्या बोलता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों में का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिसे सामूहिक हितों की जो है कि आपको सर्वोत्तम रूप जो है कि आपको प्राप्त होती है। 39 का घ क्या बोलता है, 39 का घ में बोला गया है कि स्त्री और पुरुषों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन जो है कि आपको दिया जाएगा। और घ के बाद अंग बोलता है कि पुरुष और स्त्री कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों के जो है कि आपको सुकुमार अवस्था में जो है कि आपको दुरुपयोग ना हो, इसके बारे में भी जो है कि आपको कहा गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। 41 की बात करेंगे, कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार जो है कि आपको दिया गया है। और 42 की बात करेंगे, 42 जो है कि आपको काम का जो है कि आपको न्याय संगत होना चाहिए और मनोचित जो है कि आपको दशा प्रसूति सहायता के बारे में चर्चा किया गया है। और 43 में जो है कि आपको, है ना, 43 में आपको कर्मकारों के लिए निहित जो है कि निर्वाह मजदूरी की जो है कि आपको चर्चा की गई है। ठीक है, अब आते हैं 43 के क की बात करेंगे। 43 के क में जो है कि उद्योगों का प्रबंधन और कर्मचारियों का भाग लेना जो है कि आपको क में है। और ख की बात करेंगे, सहकारी समिति शैक्षणिक जो है कि आपको गठन, है ना, शैक्षणिक गठन स्वायत्त जो है कि आपको संचालन लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक जो है कि प्रबंधन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और 44 की बात करेंगे, 44 में समान सभी नागरिकों के लिए एक समान जो है कि नागरिक संहिता होना चाहिए। और 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क जो है कि एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किया गया है। और 46 में एससी एसटी दुर्बल वर्गों के लिए जो है कि शैक्षणिक हितों का अभिवृद्धि किया गया है। और 47 में जो है कि पोषाहार स्तर पे जीवन स्तर पर लोक स्वास्थ्य एवं सुधार हानिकारक और नशीली पदार्थों का उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, मतलब कि मद्य शराब निषेध जो है कि आपको किया गया है। और 48 की बात करेंगे, 48 में है कि आपको कृषि एवं पशुपालन, है ना, 48 में कृषि पशुपालन में आधुनिकी और वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग करना, गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं को वध पर प्रतिबंध और उनके नस्लों में सुधार का प्रयास जो है कि आपको किया गया है। और 48 के क में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए वन तथा वन्य जीव अभियान की रक्षा करना है। और 49 की बात करेंगे, 49 में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, है ना, कलाक्रम और ऐतिहासिक जो है कि अभिरुचि वाले स्मारक और स्थानों को वस्तुओं को सर क्या करना है, संरक्षण जो है कि आपको प्रदान करना है। 50 की बात करेंगे, 50 जो है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करना है। और 51 की बात करेंगे, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात जो है कि आपको की गई है ना, किया गया है। और देखिएगा, मूल अधिकार कानून के रूप में मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है कि आपको राजनीतिक जो है कि आपको मान्यता प्राप्त करती है ना, कानूनी मान्यता जो है कि आपको नहीं देती है। यहाँ पे जो है कि आपको ये भी खत्म होता है। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, यहाँ से मौलिक कर्तव्य पे चर्चा कर लेंगे। स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित टॉपिक होने वाला है। आइए इसी की शुरुआत करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे पहले आप लोग जो है कि आपको देख चुके होंगे मौलिक जो है कि डीपीएसपी राज्य के नीति सिद्धांत को जो है कि आपने देखा होगा। आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हुए बातों को आगे रखते हुए चलते हैं। चलेगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है कि आपको वीडियो को जरा शेयर कर लीजिएगा। चलेगा, पहला जो है कि क्वेश्चन क्या बोलता है जरा समझिएगा। पहला बोल रहा है कि आपका कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो ये मूल संविधान में जो है कि इसको शामिल किया गया किसे, तो ये जो है कि सोवियत संघ रूस से जो है कि आपको प्रभावित होकर जो है कि आपको मौलिक कर्तव्य रखा गया। और मौलिक कर्तव्य के लिए आपको पता ही होना चाहिए, भाग 4 के क जो है कि आपको है और आर्टिकल नंबर 51 के क में जो है कि इसको रखा गया है। चलेगा, भारतीय संविधान में किस जो है कि आपको भाग को मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित है, तो भाग 4 के क में उल्लेखित है ना। और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 8 मूल कर्तव्य को जो है कि आपको जोड़े जाने का सुझाव दिया गया था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसमें 10 जो है कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य जो है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है कि आपको जोड़ा गया, जिसमें बोला गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का अधिकार है, शिक्षा देने का अधिकार है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को किस जो है कि समिति की अनुशंसा पे जो है कि शामिल किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 1976 में जो है कि आपको शामिल किया गया है। चलेगा,
मूल संविधान में 11वें जो है कि मौलिक कर्तव्य 11वें मौलिक कर्तव्य में संशोधन किया गया, वो जोड़ा गया किसमें, तो 86वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2002 में। बताई दिए क्या बात था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना माता पिता का मूल कर्तव्य जो है कि आपको होने वाला है। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा गया है, तो नैतिक नैतिक जो है कि कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य के रूप में जो है कि आपको रखा गया है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम तथा उच्च आदर्शों के सम्मान किस प्रकार के कर्तव्य है, तो ये आपका नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटीज जो है कि आपका होने वाला है। आगे आते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मौलिक जो है कि आपको कर्तव्यों में से एक है। अगला बोलता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थान स्मारक की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है ना, ये बल्कि जो है कि आपको डीपीएसपी राज्य के नीति सिद्धांत का ये अंग जो है कि आपको माना गया है। अगला है कि महिलाओं को सम्मान के लिए कुप्रथा को त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और इस अनुच्छेद में इसका वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 51 के क के 5वें नंबर पॉइंट में इसका वर्णन है। और मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है, तो मौलिक कर्तव्य जो है कि किन पर, तो केवल भारतीय पर ये लागू होता है, ये जो है कि आपको विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती जो थे 1985-86 में जनहित याचिका के जनक जो है कि आपको माने जाते हैं। पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक जो है कि आपको माना जाता है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, क्या क्या मौलिक कर्तव्य आपके लिए होने वाला है, जरा इसको समझिएगा। 11 मौलिक कर्तव्य आपके लिए, क्या क्या मौलिक कर्तव्य होने वाले हैं जरा समझिएगा। पहला बोल रहा है कि संविधान का पालन करना आपका मौलिक कर्तव्य होगा, और उसके आदर्श और संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना ये आपका मौलिक कर्तव्य होगा, पहला नंबर का। दूसरा बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो के रखना और उसे पालन करना, ये दूसरा नंबर का होगा। तीसरा जो बोलता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, ये तीसरा नंबर का होगा। चौथा की बात करेंगे, देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र के लिए जो है कि आपको सेवा से जो है कि आपको जान सेवा का कार्य करना, ये आपका चौथा होगा। और पांचवा की बात करेंगे, पांचवा होगा सभी भारत के सभी लोगों को जो है कि आपको समरसता और जो है कि समान भातृत्व है ना, भातृत्व की जो है कि भावना का विचार करना, जो धर्म और भाषा और प्रदेश वर्ग आधारित सभी जो है कि भेदभाव पर पड़े हो, ऐसे प्रथाओं को जो है कि आपको त्याग करे और स्त्रियों के सम्मान का विरुद्ध जो है कि आपको होगा, ये पांचवा नंबर। और छठा क्या बोल रहा है कि हमारे सामरिक संस्कृति सामरिक संस्कृति की जो है कि आपको गौरवशाली परंपराओं को समझे और उसे उसका परीक्षण करे, ये आपका छठा नंबर का जो है कि पॉइंट होने वाला है। सातवां नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। सातवां बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन आता है, झील आता है, नदी आता है, वन्य जीव सम्मिलित होते हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र का जो है कि प्रति दया भाग जो है कि आपको रखना होगा। आठवां क्या बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की जो है कि भावनाओं को रखें। और नौमा की बात करेंगे, नौमा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से क्या करें, हिंसा से जो है कि आपको दूर रहने के लिए बताया गया है। 10वां की बात करेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि से जो है कि आपको सभी छात्र सब सॉरी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी जो है कि क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ावा देना और सतत प्रयास करें, जिससे जो है कि राष्ट्र निरंतर जो है कि आपको बढ़ते हेतु प्रयत्न उपलब्ध की ऊंचाइयों को जो है कि आपको प्राप्त कर सकता है। और 11वां बोल रहा है 6 से 11 वर्ष की आयु से और 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता का संरक्षण में जो हो उन्हें जो है कि शिक्षा का अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को 86वां नंबर संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत धारा 4 में जो है कि आपको जोड़ा गया था। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया गया है, राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐसा कहा है ना। और ये केस कौन था, तो ये जो है कि आपको केस था विजय जो है कि आपको इमैनुअल बनाम जो है कि केरल राज्य 1986 में ये केस आया था, जिसमें जो है कि आपको बोला गया था। आगे आते हैं प्रेसिडेंट, अगला टॉपिक जो होगा राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर जो है कि 58 में है। इसमें बोला गया है अहर्ताएं क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए,
लोकसभा सदस्य बनने या निर्वाचित होने के लिए जो है कि योग्यता होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा के लिए कितना आपको पता होना चाहिए? लोकसभा के लिए 25 ईयर्स जो है कि आपको रखा गया है। तो जिसका 35 साल पूरा होगा उसका 25 पूरा नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। ठीक ना। अब आते हैं, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। मतलब कि जनता के द्वारा चुने गए जो कैंडिडेट होते हैं वही जो है कि इनके जो है कि आपको चुनाव में भाग लेते हैं। इसी को अप्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कौन कराता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग जो है कि आपको होता है। निर्वाचन आयोग राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं का चुनाव करवाता है। साथ साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो है कि आपको यही करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार का प्रस्ताव जो है कि आपको अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों का जो है कि आपको होना चाहिए? तो 50 आपका प्रस्तावक होना चाहिए और 50 आपका अनुमोदक होना चाहिए। ये अगर प्रस्तावक अनुमोदक नहीं होता है तब जो है कि आप निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं, ये होना अनिवार्य होता है। आगे आते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव एकल एकल जो है कि आपको हस्तांतरीय मत प्रणाली है ना द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में है ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री का जो है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होते हैं, नहीं होगा यदि वह राज्य विधान मंडल और उच्च सदन का सदस्य न हो। तो अगर मुख्यमंत्री है और विधान मंडल का सदस्य नहीं है, मतलब कि आपको विधानसभा का भी नहीं है और विधान परिषद का भी नहीं है, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री क्या नहीं करेंगे? ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जो है कि आपको वोट नहीं देने वाले हैं। अगला है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है कि आपको भाग भाग लेता है, परंतु वह जो है कि आपको महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो राज्यों के विधान सभाएं जो है कि आपको इसके चुनाव में तो भाग ले लेती है, लेकिन इसके मतदान की इसका जो है कि हटाने की प्रोसेस आएगा उसमें जो है कि उसमें भाग नहीं लेने वाला है। जस्ट अ सेकेंड वेट। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि संसद अथवा विधानसभा के कोई सदस्य जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हो सकता है, परंतु उस पे जो है कि क्या शर्त है? उस पे शर्त यही है कि आपको निर्वाचन होने के उपरांत वो अपनी सदस्यता को क्या करनी पड़ेगी? अपनी सदस्यता को जो है कि आपको त्यागनी पड़ेगी। ऐसा करने पर जो है कि आप कर सकते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है कि आपको तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग या पद त्याग पर हटाए जाने पर पद की जो है कि रिक्तियां वैकेंट में कितने महीने के अंदर? 6 महीने के सीमा के अंदर जो है कि आपको भरी जानी चाहिए। और आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का जो है कि आपको चुनाव के उत्पन्न विवादों को निपटारा कौन करता है? तो उत्पन्न विवाद का निपटारा जो है कि आपको कौन करेगा? केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय जो है कि आपको करने वाला है। आगे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर उसके कार्यकाल की जो है कि आपको समाप्ति से पूर्व जो है कि किस प्रकार की पद से हटाया जा सकता है? तो समाप्ति से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया हटा सकते हैं। और महाभियोग में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य जो है कि आपको भाग लेंगे, लेकिन नियुक्त करने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन के तथा राज्य विधानसभा और जिस राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुडुचेरी, इसके केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। मनुष्य सदस्य इसमें भाग नहीं लेने वाले हैं। मनुष्य सदस्य में भाग नहीं लेने वाले हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति जो है कि आपको प्राप्त होती है, लेकिन राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है? तो अनुच्छेद नंबर 53 के अंतर्गत जो है कि आपको संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद नंबर 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के साथ जो है कि आपको शुरुआत किया जा सकता है। जिस सदन में शुरू करना होगा उस सदन से 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होकर उस सदन में शुरू करना होगा। उसके बाद 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होकर जो है कि आपको उस सदन से पास कर अगले सदन को भेजना पड़ेगा। अगले सदन में जो है कि आपको राष्ट्रपति अपना बातों को रखेंगे। अगर सही पाए गए तो वो पद पे बने रहेंगे, अगर गलत पाए गए तो पद से उनको महाभियोग लगाकर हटाया जाएगा। आगे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए जो है कि आपको पुनर्निर्वाचन की पात्रता पर आधारित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 57 ऐसा जो है कि आपको करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 57 करता है।
राष्ट्रपति को कोई भी जो है कि विषय पर पुनः विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है कि आपको दिया गया है। आगे आते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक अनुमति जो है कि आपको अनुमति विधेयक पर अपना स्वीकृति रोक सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 111 में ऐसा प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। और आगे चलते हैं। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ जो है कि आकस्मिकताओं में, है ना, राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 160 में ऐसा जो है कि उपबंध किया गया है। आगे आते हैं। राष्ट्रपति संबंधित प्रमुख अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में चर्चा किया गया है। 53 में कार्यपालिका शक्ति के प्रधान होंगे राष्ट्रपति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति होगी। 56 में पदावधि होगी। 57 में पुनर्निर्वाचन होगा। 58 में जो है कि आपको अहारताएं होने वाली है। 59 में जो है कि आपको पद के लिए शर्त होगी, है ना। और 60 में जो है कि आपको शपथ की बात की गई है। 61 में महाभियोग की बात की गई है। और 62 में जो है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और जो है कि आकस्मिक रिक्ति के लिए जो है कि निर्वाचित होने वाले व्यक्ति का पदावधि के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद नंबर 72 की बात करेंगे। क्षमादान की शक्ति होती है ना। और ये क्षमादान में जो है कि कुछ मामलों में दंडादेश के लिए निलंबन, प्रतिहार, लघुकरण राष्ट्रपति की शक्ति जो है कि आपको होती है। और 73 की बात करेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना राष्ट्रपति के हाथों में होता है। यह आर्टिकल नंबर 73 जो है कि आपको बोलता है। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उसके पद से हटाए जाने की जो है कि अधिकार किसे दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाए जाने का अधिकार राष्ट्रपति को जो है कि आपको दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श जो है कि आपको करने की शक्ति जो है कि आपको प्रदान किया गया है। आगे आते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है कि आपको भंग कर सकते हैं। मंत्रिमंडल अनुशंसा करे या जो है कि आपको प्रधानमंत्री अनुशंसा करेंगे तो मंत्रिमंडल को जो है कि आपको लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की जो है कि आपको आहूत कौन करते हैं? तो आहूत जो है कि आपको राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति ने किसी एकमात्र जो है कि मामले में जेबी वेटो का प्रयोग किया था? तो ये डाकघर संशोधन अधिनियम वर्ष 1986 का आया था, उसी में जो है कि आपको प्रयोग किया गया था। वर्ष 1986 वाले में प्रयोग किया गया था। आगे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। किसी भी जो है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना ये संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी की बात करेंगे। ये अधिकारी कौन कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री होते हैं। दूसरा बात करेंगे। दूसरा है राज्य के राज्यपाल होते हैं। तीसरा जो है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य होते हैं, है ना। और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष और उसके सदस्य होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र में राज्यपाल अथवा प्रशासक होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री होते हैं। ये सब की नियुक्ति करने का कार्य जो है कि आपको किसको होता है? ये सब की नियुक्ति करने का कार्य जो है कि आपको राष्ट्रपति को होता है। आगे आते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन की बात करेंगे। कितना है? तो 5 लाख रुपए है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कोई उपराष्ट्रपति नहीं हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले हैं, है ना। मतलब कहना है कि आपको भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न रहे तो उस समय राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा कुछ दिनों के लिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको संभालने वाले हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता है। इस युक्त किस पर लागू होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर यह युक्ति जो है कि आपको लागू होता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं? तो राज्यपाल जाकिर हुसैन साहब भी रह चुके हैं और रामनाथ कोविंद भी रह चुके हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। द्रौपदी मुर्मू भारत के प्रथम जो है कि आदिवासी और द्वितीय महिला जो है कि आपको स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली, है ना, प्रथम जो है कि आपको महिला जो है कि आपको क्या बनी थी? सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति जो है कि आपको बनी है। चलिएगा आगे। अगला देखिएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कि पद धारण करने वाले पदाधिकारी। संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कि अपने पद को धारण करते हैं। राज्यों के राज्यपाल गवर्नर्स जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करते हैं। और भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ये भी पद का धारण
है ना, प्रसाद पर्यंत जो है कि आपको करते हैं। जब मन करेगा तब जो है कि आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जो है कि किस विधेयक को संसद द्वारा प्रस्तुत किया किया जाता है और वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो जब संसद के द्वारा प्रस्तुत होगा, संसद के दोनों सदनों से पास हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, तब वो अधिनियम जो है कि आपको बन जाएगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर जो है कि अपनी अनुमति जो है कि आपको रोकने का अधिकार जो है कि आपको प्राप्त होता है। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एक प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जो है कि आपको थे, जो निर्विरोध जो है कि आपको चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपति में से किनका जो है कि संबंध ट्रेड यूनियन जो है कि आपको आंदोलन से था? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से किसका था? तो वराहगिरी वेंकट गिरी का जो है कि संबंध जो है कि आपको था। अगला है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार जो है कि आपको नहीं देता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और अगला बोल रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने का होता है? तो पद ग्रहण करने से, है ना, पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक जो है कि इनका कार्यकाल होता है। भारत के राष्ट्रपति का पद जो है कि आपको मिसाइल मैन की संज्ञा किसे दी गई है राष्ट्रपति में? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है कि आपको दिया गया है। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किसने जो है कि राष्ट्रपति पद को संभाला है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने जो है कि आपको राष्ट्रपति पद को भी संभाला है। धन विधेयक मनी बिल की बात करेंगे। मनी बिल को पुनः विचार के लिए लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। मतलब धन विधेयक अगर जाएगा तो राष्ट्रपति इसको लौटा नहीं सकते हैं। मतलब कि जाएगा तो इसको जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा? पास करके भेजना ही पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि यह जो है कि राष्ट्रपति के पूर्व ही अनुमति जो है कि आपको लेकर ये संसद में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे। द्रौपदी मुर्मू भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में जानी जाती है। तो कैवे नंबर के? 15वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जानी जाती है। वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग का नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति करते हैं। अगला सुनिएगा। अगला है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि तक 1950 से लेकर 1962 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 महीने तक जो है कि आपको काम किए। सबसे कम अवधि के लिए जाकिर हुसैन और सबसे अधिक अवधि के लिए राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको है। ठीक ना, कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां की बात करेंगे। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया जाएगा तब इसमें भी दे सकते हैं। जब दंड संघीय विषय पर संबंधित विधि द्वारा विरुद्ध जो है कि अपराध के लिए दिया जाएगा, इस पे भी कर सकते हैं। जब दंडादेश मृत्युदंड का होगा तब भी जो है कि आपको कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति आ गया। आइए जरा उपराष्ट्रपति को देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। मनोनीत हो अथवा जो है कि निर्वाचित सदस्य, दोनों जो है कि आपको मिलकर कर लेंगे। दूसरा बोलता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल पहले राज्यसभा में इसको लाया जा सकता है। राष्ट्रपति निर्वाचन सम्मान जो है कि आपको उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों पर समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होता है और इसका निर्णय अंतिम होता है। मतलब कोई विवाद अगर चुनाव संबंधित हो जाएगा तो उस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो उस पर अंतिम निर्णय लेने वाला है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है कि आपको लेने वाला है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है कि उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति संबंधित प्रमुख अनुच्छेद 63 में क्या बोला गया? 63 में बोला गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का प्रावधान के बारे में चर्चा किया गया है 63 में। 64 की बात करेंगे। 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति की नियुक्ति की गई है 64 के तहत। और 65 की बात करेंगे। 65 में है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उनके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये 65 में जो है कि आपको किया गया है। 66 की बात करेंगे। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 67 की बात करेंगे। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। और 68 की बात करेंगे। 68 में उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की पूर्ति करने के लिए चुनाव के समय का निर्धारण करना और आकस्मिक रिक्ति में जो है कि आपको पूर्ति के लिए जो है कि आपको चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल जो है कि आपको बताया गया है। जब उपराष्ट्रपति पद पर न हो या पद पर रहे और उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है कि राज्यसभा का जो है कि आपको उपाध्यक्ष जो है कि आपको संभाल लेगा। आगे आते हैं।
उपराष्ट्रपति का शपथ, शपथ के बारे में 69 में चर्चा किया गया है। 69 में क्या है, शपथ है। 70 में बात करेंगे अन्य आकस्मिक जो है कि आपको अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकता ऐसे कोई आकस्मिक हो जाएगा घटना जिससे जो है कि आपको उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और 71 की बात करेंगे। 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय के बारे में चर्चा किया गया है। 71 में जो है कि आपको किया गया है। आइएगा देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति कौन बने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे। उसके बाद जाकिर हुसैन, ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं 1962 से 1967 तक। उसके बाद जो है कि बड़ा गिरी वेंकट गिरी जो है कि 1967 से 1969 तक रहे हैं। और उसके बाद जो है चौथे नंबर के जो है कि गोपाल रूपक पाठक रहे हैं 1969 से 74 तक। बीडी जत्ती रहे हैं उपराष्ट्रपति 74 से लेकर 79 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो उपराष्ट्रपति बने हैं 79 से 84 तक। और वेंकट रमन की बात करेंगे 84 से 87 तक वेंकट रमन रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा की बात करेंगे 87 से लेकर 1992 तक रहे हैं। और आर के नारायण की बात करेंगे 1992 से 1997 तक रहे हैं। कृष्णकांत की बात करेंगे 97 से 2002 तक रहे हैं। और भैरव सिंह शेखावत की बात करेंगे 2002 से 2007 तक रहे हैं। और हामिद अंसारी की बात करेंगे 2007 से 2017 तक जो है कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रहे हैं। और मुप्पा बारापू जो है कि वेंकैया नायडू की बात करेंगे 17 से 22 तक रहे हैं। और जगदीप धनखड़ वर्तमान में जो है कि 22 से अब तक जो है कि आपको जगदीप धनखड़ ही आपको चल रहे हैं। आगे आते हैं, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वो राज्यसभा का जो सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा की सदन की अध्यक्षता कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति जो है कि आपको करते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद संभालता कौन है, तो उपराष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति का पद को संभाल लेते हैं। अगला है कि अगला क्या बोलता है, अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का पद से संबंधित प्रावधान कहां से, अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी की भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के द्वारा भाग नहीं लिया जा सकता है, तो राज्य विधान परिषद के द्वारा जो है कि आपको भाग नहीं लिया जा सकता है। राज्य विधान परिषद किसी के सदन में सदस्य किसी में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसी में जो है कि आपको चुनाव में भाग नहीं लेता है। यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना होगा तो ये किसको संबोधन करेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को जो है कि आपको देने वाला है। जरा इसके बीच डिफरेंस को जरा देख लेते हैं, जरा देखिएगा, आइएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता पद की तुलना किया गया है। राष्ट्रपति के लिए जो है कि आपको लोकसभा सदस्य बनने की योग्य जो है कि योग्यता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के राज्यसभा सदस्य बनने योग्य योग्यता होनी चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है कि आपको भाग लेते हैं। ये बिल्कुल सही बोल रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसके निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के सभी मनोनीत और निर्वाचित सदस्य जो है कि आपको भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य जो है कि इसमें भाग सम्मिलित नहीं होते। तीसरा बोल रहा है कि राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है और उपराष्ट्रपति के पद से हटाए जाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे आते हैं, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाएगा। इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, आइए जरा देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद को देख लेते हैं, आइएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है कि आपको केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री जो होता है केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले सब न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु जो है कि 25 साल जो है कि आपको होनी चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। यदि कोई भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का हो तो वह जो है कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना जो है कि पक्ष में मत नहीं दे सकता है। उस सदन का मतलब कि राज्यसभा से होगा तो वो जो है कि आपको क्या देगा, मत जो है कि आपको नहीं दे सकता। किसमें, अविश्वास प्रस्ताव में जो है कि आपको नहीं दे सकता है। ठीक है, आगे याद रखिएगा। अगला है कि संसदीय शासन व्यवस्था वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, तो वास्तविक होता है प्रधानमंत्री में। लेकिन संवैधानिक की बात करेंगे, संवैधानिक होता है राष्ट्रपति में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है।
अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन के होते हैं, तो प्रधानतः जो है कि आपको लोकसभा के ही होते हैं। राज्यसभा के भी किसी भी सदस्य जो है कि आपको प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान किया गया है। चलते हैं, भारत के भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 75 में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद का आकार और उत्तरदायित्व का निर्धारण जो है कि आपको किया गया है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। कितना से? 15% से अधिक नहीं हो सकता है। यह प्रावधान जो है कि किसमें किया गया, तो 51वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया 2003 में, इसी में यह प्रावधान को जो है कि आपको बताया गया है। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति जो है कि अधिकतम कितने दिन तक जो है कि केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो अधिकतम 6 महीने तक जो है कि आपको केंद्रीय मंत्री जो है कि आपको रह सकता है। उसके बाद उसको चुनाव जीतकर आना ही होगा, है ना। आगे आते हैं, अगला है कि केंद्र में जो है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति जो है कि आपको उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसे संघ की कार्यपालिका शक्ति के कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 257 में किया गया है। लाभ का पद, है ना, का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य का पद का क्या किया जाता है? निर्धारण जो है कि आपको किया जाता है। आगे आते हैं, भारतीय राजनीतिक जो है कि व्यवस्था में कार्यपालिका कार्यपालिका का किसके अधीन कार्य करता है, तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन जो है कि आपको कार्य करता है। जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट में पहले जो है कि गृह मंत्री और बाद में जो है कि रक्षा मंत्री कौन बने थे, तो ये कैलाश जो है कि आपको कैलाश नाथ काटजू जो है कि आपको बनाया गया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर संमुखम से ठीक जो है कि आपको थे, है ना। आगे आते हैं, अगला है कि भारत में किस किस प्रधानमंत्री को विदेश में आकस्मिक निधन हो गया, तो विदेश में जवाहर लाल बहादुर शास्त्री का जो है कि आकस्मिक निधन हो गया विदेश में। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा ऐसा नेता था जो कि एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ, तो संसद में उपस्थित नहीं हुआ कौन? चौधरी चरण सिंह जो है कि उपस्थित नहीं हुए। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मंत्रिमंडल शब्द का 352 के सेक्शन 3 में जो है कि आपको किया गया। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज जो है कि आपको क्या होता है, यही श्वेत पत्र कहलाता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है, तो गोपाल स्वामी अयंगर के जो है कि प्रतिवेदन पे जो है कि आपको क्या होने वाला है? आधारित होने वाला है। देखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का जो है कि आपको बारे में चर्चा किया गया है। मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है? देखिएगा, मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। किसमें? मंत्रिपरिषद में। और यह संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 74 और अनुच्छेद नंबर 75 में किया गया है। और सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ के समस्त जो है कि कार्यपालिका शक्ति प्राप्त होती है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का जो है कि आपको निर्धारण किया जाता है। चौथा बोलता है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वयन के लिए मंत्रिपरिषद जो है कि आपको मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं मंत्रिमंडल, इसमें केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री जो है कि आपको शामिल होते हैं। और यह 44वां संविधान संशोधन नियम 1978 के तहत अनुच्छेद नंबर 352 में इसको मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। ये जो है किसमें, तो 352 का तीसरा नंबर पॉइंट में जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। आगे आते हैं, अगला है कि व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव जो है कि मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है, मंत्रियों का कार्यों का निर्धारण जो है कि आपको करता है। और नीतिगत निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए यह जो है कि मंत्रिपरिषद का निर्देश देता है तथा निर्णय के क्रियान्वयन की निगरानी जो है कि आपको करता है कौन? मंत्रिमंडल जो है कि आपको करता है। तो मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है और मंत्रिपरिषद का आकार जो है कि आपको बड़ा होता है, लेकिन दोनों में पावर किसके पास ज्यादा होता है, तो पावर जो है कि आपको मंत्रिमंडल के पास जो है कि आपको दोनों में ज्यादा पावर होता है। आगे आते हैं, मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। अगर व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, तो व्यक्तिगत रूप से जो है कि आपको राष्ट्रपति के प्रति जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। बातें हैं नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी का जो है कि पद, है ना, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जरा देखिएगा,
भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। एक का नाम होता है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा का महाधिवक्ता सब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और तीसरा जो होता है अपर महाधिवक्ता एडिशनल जो है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है कि आपको होता है। भारत के प्रथम जो है कि महान्यायवादी कौन थे? तो एमसी शीतलवार जो है कि भारत के प्रथम न्यायवादी के रूप में जो है कि आपको काम किए थे। इनका नाम क्या था? एमसी शीतलवार। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी जो है कि आपको अटॉर्नी जनरल जो है कि आपको देते हैं, अटॉर्नी जनरल जो है कि आपको देते हैं। आगे आते हैं, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च जो है कि आपको विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत के महान्यायवादी किसके विधि द्वारा सलाहकार जो है कि आपको होते हैं? तो भारत सरकार का जो है कि आपको विधि सलाहकार जो है कि आपको होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार की ओर से जो है कि आपको पेश करना, ये महान्यायवादी का कार्य होता है। दूसरा कार्य क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, ये भी जो है कि इसका कार्य होता है। और तीसरा बोलता है कि राष्ट्र सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार, ये भी जो है कि महान्यायवादी का कार्य से संबंधित होता है। अनुच्छेद नंबर 76 के 4 सेक्शन 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद को धारण करता है? तो ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत को पद को धारण करता है। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदन में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का जो है कि सदस्य होने का अधिकार होता है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता है, वोट नहीं दे सकता है। आगे चलते हैं, सॉलिसिटर जनरल की बात करेंगे। ये महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है, उसके सहयोग के लिए पद को बनाया गया है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। और महान्यायवादी का पद का चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक जो है कि संवैधानिक पद है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो महाधिवक्ता का पद जो है कि संवैधानिक न होकर ये वैधानिक जो है कि आपको विधि विधान के द्वारा जो है कि आपको लाया गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है कि अवकाश प्राप्त करने के पश्चात कोई जो है कि आपको सरकारी पद जो है कि आपको धारण नहीं कर सकता है। इसके बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। आगे आते हैं, अगले अगले देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि भारत के प्रथम जो है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? तो आर नरसिम्हा राव जो है कि भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है कि आपको थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार को कानूनी विषय पर जो है कि परामर्श कौन देता है? तो कानूनी विषय पर परामर्श देने का काम जो है कि आपको महाधिवक्ता का होता है। संसद की लोक लोक सेवा समिति है ना, संसद की लोक सेवा समिति की बैठने में कौन उपस्थित रहता है? बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है कि आपको उपस्थित होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी का पद सृजन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके जो है कि मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में जो है कि आपको आंख कान नाक के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक लोक निधि का मुख्य जो है कि अभिभावक होता है, अभिभावक जो है कि आपको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य एवं केंद्र सरकारों के खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है कि आपको करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक पेंशन और भत्ता पर जो है कि आपको भारित होता है। भारत के संचित निधि पर जो है कि आपको इसका दिया जाता है, भारत के संचित निधि से। नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का और पद मुक्त की बात की गई है 148 में। 149 की बात करेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य एवं शक्ति क्या होगा? 149 में किया गया। और 150 की बात करेंगे, संघ तथा राज्य के लेखा प्रारूपों से संबंधित राष्ट्रपति का सलाह देना, ये जो है कि आपको 150 में है। और 151 की बात करेंगे, 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन की बात जो है कि आपको की गई है, 151 में जो है कि आपको किया गया है। अब आते हैं संसद जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 से जो है कि आपको संसद की शुरुआत जो है कि आपको करने वाले हैं। संसद में आ जाएंगे लोकसभा राज्यसभा करते हुए, ये 5 पार्ट में जो है कि आपको समाप्त करने की प्रयास करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा आपको ये वीडियो लगा था। इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।